नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो चैनल में अभिनंदन है। जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो भी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनका सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, वो इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपके पास समय-समय पर जो भी वीडियोस आ रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास सही समय पर पहुँचती रहे। अभी एक हमारा नया कोर्स शुरू होने वाला है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। जो लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स कोर्स है। क्योंकि आपके पास जितनी भी कुंडलियाँ आती हैं, तो मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है कि हमें अधिकतर कुंडलियों में बर्थ टाइम को एटलीस्ट वेरीफाई तो करना ही चाहिए। क्योंकि यदि बर्थ टाइम में थोड़ा भी एरर है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के डिविजनल चार्ट और जो छोटे हायर डिविजन्स में यदि हम चले जाएं, D24, D30, D16, वो तो चेंज हो ही जाएंगे। यदि डिविजनल चार्ट चेंज हो जाएंगे तो फिर हम जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं, वो प्रेडिक्शन पार्शियली करेक्ट होगी, पूरी तरीके से करेक्ट नहीं होगी। तो आप जो भी फ्रेंड ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9013798899। उस पर आप मैसेज भेजिएगा, बाकी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है। तो आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जल्दी करें। 20th के आसपास, 20 नवंबर के आसपास में इस कोर्स को स्टार्ट कर दूंगा। अब हम शुरू करते हैं। आज का जो मेरा वीडियो है, ये है रिलेटेड टू सेकंड मैरिज। जो मेरा मैरिज एस्ट्रोलॉजी का जो बैच था, उसके अंदर मैं सेकंड मैरिज को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो मैं आज उन सभी के लिए भी इस वीडियो को बना रहा हूं। तो सेकंड मैरिज से रिलेटेड कंसेप्ट पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अब मैं शुरू करता हूं यहाँ पर गणेश जी की आराधना से। जय श्री गणेश। दोस्तों, क्या है कि दूसरी मैरिज से रिलेटेड आप जितने लोगों से बात करोगे, अलग अलग कंसेप्ट आपको सुनने के लिए मिलेंगे। मैं यहाँ पर जो आपको आज बताने वाला हूँ, वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पर और जो भी क्लासिक्स में मेंशन्ड है, उनका कॉम्बिनेशन के बेस पर आपको सारी चीजें यहाँ पर आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। सेकंड मैरिज और फर्स्ट मैरिज में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट मैरिज आपका हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। फर्स्ट मैरिज में आपकी यदि किसी नेटिव की कुंडली के अंदर मैरिज का प्रॉमिस नजर आ रहा है, तो उसकी फर्स्ट मैरिज हो जाएगी। नवांश में जाकर भी हम उसे देखते हैं। मगर सेकंड मैरिज में केवल मैरिज का प्रॉमिस ही सफिशिएंट नहीं होता है। सेकंड मैरिज तभी होगी जब पहली मैरिज किसी भी तरीके से टूटेगी। क्योंकि इंडियन सोसाइटी के अंदर कुछ एक रिलीजन को छोड़ दें तो एक साथ दो मैरिज करना पॉसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है, गैर कानूनी है। तो हम जब पहली मैरिज आपकी हो गई, अब पहली मैरिज टूटनी चाहिए। अब पहली मैरिज टूटने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। पहली मैरिज टूटने का सबसे पहला तरीका हो सकता है कि स्पाउस की डेथ हो जाए, और या फिर स्पाउस से सेपरेशन हो। तो आपकी कुंडली में ये दो कॉम्बिनेशन यदि अवेलेबल है, सेपरेशन फ्रॉम द स्पाउस एंड डेथ ऑफ द स्पाउस, देन ओनली आप सेकंड मैरिज कर सकते हो। किसी भी तीसरी कंडीशन में सेकंड मैरिज की संभावना नहीं होती। तो दूसरी मैरिज के बारे में जब भी एनालिसिस करना हो, तो आप वैसे ही कभी भी एनालिसिस नहीं करेंगे। पुराने समय में जैसे बता दिया जाता था कि दो मैरिज के योग हैं, तीन मैरिज के योग हैं, आज के समय में वो बताना पॉसिबल नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट, आजकल मॉडर्न कंसेप्ट आ गए हैं, लिव इन कंसेप्ट आ गया है। लोग एक साथ रह रहे होते हैं बगैर मैरिज किए हुए। अब वो लीगली तो मैरिज नहीं है, मगर एक्चुअल में वो एक मैरिज तो हो ही गई। दो लोगों का जब भी मीटिंग हो जाता है, चाहे वो लीगली हो इलीगली हो, वो यू कंसीडर इट एज ए मैरिज। हम उसे मैरिज मानकर चलेंगे। तो लोगों की कई कई मैरिज होती हैं, तो वो उस केस में क्या होता है कि लीगल एक मैरिज होती है जिसके अंदर हम जो भी रिचुअल्स हैं उन्हें पूरी करते हैं। रिचुअल्स पूरी करने का मतलब आपके फेरे पड़ेंगे हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज का अलग अपना कल्चर है, या क्रिश्चियंस का अलग तरीका है। तो उस तरीके से वो तो हो गई आपकी लीगल मैरिज। मगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं। वो मैरिज टूट गई, दूसरी मैरिज आपने नहीं कही, मगर किसी व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं, तो वो भी दूसरी मैरिज है। मैरिज का मतलब कोई रिचुअल्स नहीं है। रिचुअल्स देखने का अलग तरीका होता है और मैरिज देखने का अलग तरीका है। आपकी मैरिज रिचुअल्स के साथ होगी, वो ट्रांजिट पर डिपेंड करता है। मगर मैरिज होगी, वो आप कुंडली को देखकर पता कर सकते हैं कि मल्टीपल मैरिज कॉम्बिनेशंस है। तो जिस भी व्यक्ति की यदि दो मैरिज होंगी, तो उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर मल्टीपल मैरिज कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। मल्टीपल मैरिज कॉम्बिनेशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो आपका सातवां भाव और शुक्र का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
और एक से ज्यादा मैरिज के केस में 11वें भाव का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज 11th हाउस इज एक्चुअली द हाउस ऑफ द विश, हाउस ऑफ द इच्छा। तो दूसरी मैरिज में जब भी आपका बगैर इच्छा के दूसरी मैरिज नहीं हो सकती। अभी मैं आज की क्लास में अब बात करने वाला हूं वन बाई वन कि किन दशाओं में, किन कॉम्बिनेशंस में सेकंड मैरिज के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस फॉर सेकंड मैरिज। सम इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस की यहां पर मैं बात करूंगा जो सेकंड मैरिज को इंडिकेट करेंगे। सेकंड मैरिज जब भी होगी तो आपका सुटेबल दशा होनी चाहिए, प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली के अंदर होने चाहिए। आपने जनरली सुना होगा पहली मैरिज 7वें भाव से देखते हैं और दूसरी मैरिज 9वें भाव से देखते हैं। मैं यहाँ पर आपको एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट यहाँ पर बता रहा हूँ कि मैरिज आपको दूसरी देखनी है तो वो दूसरे भाव से देखिए, 9वें भाव से आपको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 9वें भाव को भी इंक्लूड कर सकते हो, मैं डिनाई नहीं कर रहा कि 9वें भाव का कोई रोल नहीं होता, मगर सेकंड हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस। जब भी किसी व्यक्ति की मैरिज होती है तो वो मैरिज एक्चुअली एडिशन इन फैमिली होती है। दूसरा भाव आपके कुटुंब में किसी भी व्यक्ति के आने का भाव होता है। तो एडिशन इन फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मैरिज में। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एक आपकी मैरिड वाइफ है और दूसरा अफेयर है, उसके लिए आप नवा भाव देखिए, उसमें दूसरे भाव का रोल नहीं है। मगर आपकी मैरिज हो चुकी है और दूसरी मैरिज आप कर रहे हैं तो उसमें सेकंड हाउस इज मोर इंपॉर्टेंट देन नाइन्थ हाउस। मेरे इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना, बहुत लोगों को बिल्कुल अलग लगेगा, अजीब लगेगा, मगर मैं जो बता रहा हूं यही सत्य है और यही सही है कि आपका पहली मैरिज आप 7वें भाव से देखते हैं, आपके मैरिज के बाद के अफेयर, रिलेशन, लिव इन, ये सब आप 9वें भाव से देखिए। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसमें 5वां और 9वें भाव का रोल होगा, 8वें भाव का भी रोल होगा। आप लिव इन में किसी के साथ रह रहे हैं देन इट इज 9th हाउस। जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी मैरिज, दूसरी मैरिज 9वें भाव से देखी जाती थी, क्योंकि वो एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी ले आते थे। वो 9वें भाव से देखना है। आपकी पहली वाइफ से सेपरेशन नहीं हुआ है, पहली वाइफ या हस्बैंड का आपका डेथ नहीं हुई है, तब आप दूसरी मैरिज कर लेते हैं, देन तो 9th हाउस से आपको देखनी है। तीसरी मैरिज कर लेते हैं तो 11वें भाव से देखनी है। आप इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। मगर आपका सेपरेशन हो चुका है, तब आपको दूसरी वाइफ आप लेके आ रहे हैं, दैट इज एडिशन इन फैमिली। वो आपके परिवार के अंदर आएगी, वो आपको सेकंड हाउस से देखनी है। तो यहाँ पर मैं आपको इस कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूं कि 9th हाउस आपने पढ़ा होगा, अक्सर लिखा मिला होगा, ज्यादातर बुक्स में आप पढ़ोगे, मगर उसको कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। ये डिवोर्स वाले कंसेप्ट में 9th हाउस नहीं था। पुराने जमाने में डिवोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। जब क्लासिक्स लिखे गए थे तो दूसरी पत्नी को 9वें भाव से देखते थे। दूसरी पत्नी मतलब दूसरी मैरिज, हमने उसको इंटरप्रेट कर लिया। मगर दूसरी मैरिज का कंसेप्ट आज के समय पर आया है, पहले दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी का कंसेप्ट था। अब क्या है कि आपकी एक वाइफ है और यदि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसके मौजूद होते हैं या आप लिव इन में किसी के साथ रह रहे हो, तब तो 9th हाउस से देखना है। मगर आपको यदि आपकी वाइफ से सेपरेशन हो चुका तो अब आप उसे ऐसे मैरिज नहीं देखेंगे, बल्कि कहेंगे कि एक पर्सन को आप अपने परिवार के अंदर लेकर आ रहे हैं, वो सेकंड हाउस से देखा जाएगा। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट और स्ट्रॉन्ग योग जो होंगे सेकंड मैरिज के लिए, उसमें सेकंड लॉर्ड और सेवेंथ हाउस का, सेकंड और सेवेंथ हाउस का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। बगैर 7वें भाव के कोई सी भी मैरिज नहीं हो सकती, बिकॉज सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ द पार्टनर। भार्या भाव है, तो आप चाहे कुछ भी करें, किसी की भी दशा, आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी, कितनी भी मैरिज है, सभी सेवेंथ हाउस की दशा में हो सकती हैं। मगर सेकंड मैरिज के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन में आप 4 भावों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। दूसरा भाव, 7वां भाव, 5वां भाव, 9वां भाव। सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होगा आपका दूसरा और 7वां भाव। अब दूसरा और 7वां भाव मैं ले रहा हूं तो सेकंड लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड को भी आपने लेकर चलना है। तो देखिए यहां पर मैंने कुछ कॉम्बिनेशन भी हुए हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट और स्ट्रॉन्ग फॉर सेकंड मैरिज इज व्हेन सेकंड लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द सेकंड हाउस। मतलब सेकंड और सेवेंथ हाउस का कॉम्बिनेशन हो गया, सेकंड लॉर्ड सेवेंथ में जाकर बैठ जाए या सेवेंथ लॉर्ड सेकंड में जाकर बैठ जाए, तो ये आपका कॉम्बिनेशन है सेकंड मैरिज का, सर्टेनली। और ये बहुत सारे चार्ट में मैंने पर्सनली देखा है और ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सटीक है। इफ द सेकंड लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड कंजक्ट हो जाए 9th हाउस के अंदर, या आपका सेकंड हाउस में कंजक्ट हो जाए या 11th हाउस में कंजक्ट हो जाए, सेकंड लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड का कंजंक्शन मेनली आपका सेकंड हाउस में हो जाए,
9th हाउस में हो जाए, 11th हाउस में हो जाए, इवन 7th हाउस में हो जाए, तभी भी ये सेकंड मैरिज को इंडिकेट करता है। किसी की भी कुंडली में सेकंड लॉर्ड और 7th लॉर्ड का आप युति देख लीजिएगा, हर कहीं हो रहा है तो सेकंड मैरिज को नहीं इंडिकेट करेगा। मेनली यदि ये 9th हाउस में हो जाता है सेकंड लॉर्ड और 7th लॉर्ड का कंजंक्शन, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का भाव होता है, उसके अंदर इन दोनों का कंजंक्शन हो जाए तो इससे रिलेटेड रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। आपके सेकंड मैरिज का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। या फिर आपका वो 7th हाउस में हो जाए, तभी भी वो सेकंड मैरिज का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में सेकंड मैरिज का दिया हुआ है, कंजंक्शन ऑफ सेकंड लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड इन द 7th हाउस। अब सेकंड लॉर्ड और 9th लॉर्ड को मिक्स कर दिया है, 7th हाउस में कंजंक्शन हो जाए या उनका 9th हाउस में कंजंक्शन हो जाए, तभी भी वो सेकंड मैरिज योग को इंडिकेट करता है। ये मैंने जो योग बताए हैं ये सबसे स्ट्रॉन्ग योग है, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो आई एम अगेन रिपीटिंग, आप सेकंड हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस इनको कंबाइन कर लीजिए, 5th को भी कर सकते हो। मेनली सेकंड लॉर्ड यदि 7th में चला जाए, 7th लॉर्ड सेकंड में चला जाए, सेकंड और 7th लॉर्ड का कंजंक्शन हो जाए 7वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में, सेकंड और 9th लॉर्ड का कंजंक्शन हो जाए 7th हाउस में, तो ये सेकंड मैरिज के योग है। फर्दर जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग है, राहु वीनस कंजंक्शन इन चार्ट। राहु और शुक्र का कहीं भी किसी की भी कुंडली में कंजंक्शन हो जाए और पर्टिकुलरली वो 7वें भाव में हो जाए, तो पहले मैरिज को ब्रेक को रिप्रेजेंट करता है, तो दूसरी मैरिज को इंडिकेट करता है। Rahu and Venus conjunction in your chart can also give break from first marriage and indicate second marriage. Further, if Mars और Saturn are also conjunct with Rahu Venus, मतलब किसी की कुंडली में राहु वीनस के साथ मार्स और सैटर्न भी आकर बैठ जाते हैं, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग योग हो जाता है सेकंड मैरिज का। या किसी तरीके से लिंक हो जाए, सपोज राहु वीनस बैठे हुए हैं, वहां पे सैटर्न बैठा है, साथ में उसको मार्स एस्पेक्ट कर ले, इन चारों का युति या एस्पेक्ट का एक साथ कॉम्बिनेशन बन रहा हो, दैट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन फॉर द सेकंड मैरिज। फर्दर एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा मैं सेकंड का, राहु और मार्स इन द 7th हाउस। राहु आपके 7वें भाव में हो, तो आपने राहु केतु एक्सिस देखा होगा, जिसे लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज का कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये सेकंड मैरिज का भी कॉम्बिनेशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी कॉम्बिनेशन है। राहु इन 7th हाउस या मार्स 7वें भाव में बढ़ जाए, जिसे हम मांगलिक बोलते हैं, तो ये मांगलिक दोष माना जाता है। उसमें ऐसा माना जाता है स्पाउस की डेथ हो जाती है, इसलिए सेकंड मैरिज होगी। इसी तरीके से राहु और मार्स इन द 7th हाउस कैन ऑल्सो गिव डिवोर्स और सेपरेशन एंड इंडिकेटेड सेकंड मैरिज। राहु विल क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, यदि राहु 7वें भाव में है तो मिसअंडरस्टैंडिंग और डाउट क्रिएट करेगा रिलेशनशिप के अंदर, इसकी वजह से डिवोर्स हो सकता है। और मार्स यदि आ गया तो वो आपका फाइट, लड़ाई दोनों के बीच में आपका मारा पीटी भी हो सकती है, और उसकी वजह से दोनों में सेपरेशन होगा या डिवोर्स होगा। तो राहु और मार्स दोनों का यदि युति बन जाती है 7वें भाव में, तो इससे वेरी डेडली कॉम्बिनेशन, जिसमें सेपरेशन होने के चांस होंगे, डिवोर्स होने के चांस होंगे, और डिवोर्स होने की वजह से सेकंड मैरिज होगी। अब मैं एक चीज बीच में क्लैरिफाई कर देता हूं, एस्ट्रोलॉजी के कोई भी कॉम्बिनेशंस एज इट इज कभी नहीं लिखते कि किसी की कुंडली में 7वें भाव में राहु और मार्स दिख गया, आप कहोगे अब इसकी तो सेकंड मैरिज होगी, नहीं। मगर वो सेकंड मैरिज का कॉम्बिनेशन है, जिसकी कुंडली में कॉम्बिनेशन होता है उनमें 10% लोगों के केसेस में ये चीजें होती हैं, बाकी के केसेस में नहीं होती, क्योंकि उस प्लेनेट की लॉर्डशिप पर भी निर्भर करेगा, उसको कौन एस्पेक्ट कर रहा है और उसकी क्या कंडीशन है, किस राशि के अंदर बैठा है, इन फैक्टर्स पे भी ये डिपेंड करता है। तो इंडिविजुअल कुंडली को एनालाइज किए बगैर आप इन योग को बिल्कुल ब्लाइंडली ना अप्लाई करें कि भाई राहु और मार्स बैठ गया तो सेकंड मैरिज होगी ही होगी। फर्दर, 8th हाउस फ्रॉम उपपद लग्न, उपपद लग्न एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जेमिनी में मैरिज को उपपद लग्न से देखते हैं। उपपद लग्न निकालने का तरीका क्या होता है, आपके 12वें भाव के लॉर्ड, 12वें भाव के पद को उपपद बोलते हैं जेमिनी में। 12th लॉर्ड हाउस से 12th लॉर्ड तक हम काउंट करते हैं, 12वें भाव से 12th लॉर्ड तक। फिर 12th लॉर्ड जहां है उतना ही उससे आगे काउंट करने पर जहां हम पहुंचते हैं उसको उपपद लग्न बोलते हैं। तो उपपद लग्न से भी आप सेकंड मैरिज निकाल सकते हो। 8th हाउस फ्रॉम उपपद लग्न आपको सेकंड मैरिज को इंडिकेट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप सबसे बेटर तरीका है सेकंड मैरिज देखने का। 8th हाउस फ्रॉम उपपद लग्न आपको शो करेगा कि सेकंड मैरिज या सेकंड स्पाउस आपको मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। 8th हाउस फ्रॉम उपपद लग्न यदि आपका एफ्लिक्टेड है, तो आप ये मानकर चलिएगा कि वहां की आपकी पहली मैरिज की जो आयु है वो बहुत कम होगी, और पहली मैरिज की आयु यदि कम होगी, इसका मतलब सेकंड मैरिज होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। तो आप कुंडली के अंदर उपपद लग्न निकालिए, उससे 8वां भाव देखिए, 8th हाउस इफ इट इज एफ्लिक्टेड,
या एट्थ लॉर्ड भी एफ्लिक्ट हो जाए उपपद लगने से, तो समझिए कि वहां पर सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटीज होंगी। नवांश कुंडली से अब इस सेकंड मैरिज को हम किस तरीके से देखेंगे। अभी तक जो मैंने कॉम्बिनेशंस बताए थे वो D1 चार्ट के अंदर बताए थे। नवांश से भी बड़े आसानी से सेकंड मैरिज को देखा जा सकता है। कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द D9 फॉर मल्टीपल मैरिज आर गिवन बिलो। देखिए कौन कौन से कंडीशंस हैं, योग है यहाँ पर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज द स्ट्रेंथ ऑफ लग लॉर्ड ऑफ द नवांश। D9 के लग लॉर्ड की स्ट्रेंथ देखनी है। एक्चुअली D9 के आपको कैसे सिग्निफिकेशन मिलेंगे, कैसे रिजल्ट मिलेंगे, कितने रिजल्ट मिलेंगे, वो D9 की लग इंडिकेट करती है। लग लॉर्ड उसका बली होगा, वो इंडिकेट करेगा। द लग लॉर्ड शुड बी एक्सोल्टेड और रेट्रोग्रेड और इन ओन साइन एंड वेल प्लेस्ड इन केंद्र त्रिकोण और 11th हाउस। अब आप कहोगे तो सेकंड लग लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी तो पहली मैरिज अच्छे से चलनी चाहिए। नहीं, आपको D9 चार्ट सिग्निफिकेशंस क्या है उसके, मैरिज से रिलेटेड आपको स्पाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशन देगा। यदि उसका लग लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है तो मल्टीपल स्पाउस देगा। आज कानून बन गए हैं तो मल्टीपल स्पाउस को हम खराब मानते हैं, मगर किसी समय पर मल्टीपल स्पाउस किसको मिलते थे, जिसके कुंडलियों में राजयोग होते थे, जो राजा होते थे वो बहुपत्नी रखते थे, बहुविवाह की प्रथा थी, एक से ज्यादा वाइफ रखा करते थे। तो उनकी कुंडली के अंदर नवांश के अंदर ये योग होते थे कि उनके नवांश का जो लग्न लॉर्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता था। तो D9 का लग्न लॉर्ड यदि आपका स्ट्रांग है तो आपका मल्टीपल मैरिज होने के चांसेस है, मतलब आपको स्पाउस का सुख मिलेगा। फर्दर इन द नवांश चार्ट वही जो कॉम्बिनेशन मैंने D1 में बताए थे वो के वही कॉम्बिनेशन नवांश में भी देखेंगे। सेवेंथ लॉर्ड इज इन द सेकंड हाउस और सेवेंथ लॉर्ड इज कंजक्ट विद द सेकंड लॉर्ड इन द नवांश चार्ट इंडिकेट सेकंड मैरिज इन एस्ट्रोलॉजी। तो सेवेंथ लॉर्ड सेकंड हाउस में हो जाए या सेकंड लॉर्ड को भी सेवेंथ हाउस में देख सकते हो। सेवेंथ और सेकंड लॉर्ड यहाँ पर कहीं भी कंजक्ट हो जाए, वहां पर तो मैंने बताया था सातवां भाव, नवां भाव, 11वां भाव, वहां पर कंजक्ट होंगे तभी सेकंड मैरिज होगी। मगर नवांश में यदि सेकंड और सेवेंथ लॉर्ड किसी भी भाव में जाकर कंजक्ट हो जाए तो वो सेकंड मैरिज का कॉम्बिनेशन देते हैं। साइन एक्सचेंज बिटवीन सेवेंथ एंड सेकंड लॉर्ड इन नवांश चार्ट ऑल्सो इंडिकेट सेकंड मैरिज। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाए, दोनों के बीच में एक तरीके का रिलेशन हो जाए, दोनों में दोनों कंजक्ट हो जाए या उनके बीच में साइन एक्सचेंज हो जाए, तभी भी सेकंड मैरिज इंडिकेट करता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है सेवेंथ हाउस शुड हैव मेलिफिक एसोसिएशन। Normally, association of benefic with seventh house oblique lord do not give many marriages। तो आपका सेवेंथ हाउस D9 का पीड़ित होना चाहिए। D9 की लग्न स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और D9 का सेवेंथ हाउस आपका पीड़ित होगा तो आपको स्पाउस बदलेंगे आपके। D9 का सेवेंथ हाउस पीड़ित होने पर आपका जो एक पर्टिकुलर स्पाउस है उससे आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। वो स्पाउस से रिश्ते नहीं होंगे तो आपके डिवोर्स होने की पॉसिबिलिटी होगी। सेवेंथ हाउस पीड़ित है तो स्पाउस की हेल्थ भी बेटर नहीं होगी। तो हेल्थ बेटर नहीं है तो हो सकता है कि स्पाउस की डेथ की वजह से सेकंड मैरिज हो, और यदि वो पीड़ित है तो स्पाउस के नेचर की वजह से आपकी सेकंड मैरिज हो, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो, उस वजह से भी सेकंड मैरिज हो सकती है। नेक्स्ट जो प्रॉमिस है फिफ्थ वन, द प्रॉमिस ऑफ मैरिज शुड बी प्रेजेंट फ्रॉम लग्न ऑफ बर्थ चार्ट एंड लग्न ऑफ नवांश चार्ट। दोनों से प्रॉमिस होना चाहिए। लग्न ऑफ बर्थ चार्ट से भी हम देखेंगे, लग्न ऑफ नवांश चार्ट से भी देखेंगे। द प्रॉमिस फ्रॉम द साइन प्लेसमेंट में बी स्पॉइल्ड। तो यहां पर क्या होगा, देखिए आपको मेनली ये चीज ध्यान रखनी है कि यदि आपका प्रॉमिस ऑफ मैरिज यदि प्रेजेंट है लग्न चार्ट में भी और आपके D9 चार्ट में, दोनों में यदि जो प्रॉमिस है वही स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस माना जाएगा। बाय द वे आपके D1 चार्ट के अंदर प्रॉमिस है मगर D9 में प्रॉमिस नहीं है मल्टीपल मैरिज का, तो उसके होने की पॉसिबिलिटी काफी रिड्यूस हो जाएगी। और D1 में नहीं है और D9 में है तभी भी हो सकती है दोनों केसेस में, मगर प्रोबेबिलिटी आपकी काफी कम हो जाएगी। 6-1 कॉम्बिनेशन है, द कंजंक्शन ऑफ सेकंड लॉर्ड ऑफ नवांशा एंड फिफ्थ लॉर्ड ऑफ नवांशा इज गुड योगा फॉर रीमैरिज। तो यहाँ पर सेकंड और फिफ्थ हाउस का कॉम्बिनेशन से भी नवांशा में दोनों का कंजंक्शन हो जाएगा तभी भी मैरिज हो सकती है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है द कंजंक्शन ऑफ फिफ्थ लॉर्ड ऑफ D9 चार्ट एंड नाइन्थ लॉर्ड ऑफ D9 चार्ट इज ऑल्सो ए गुड योगा फॉर रीमैरिज और सेकंड मैरिज। तो इनिशियली मैंने आपको बता दिया था दूसरा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव, नवा भाव, 11वां भाव, यही सारा रोल प्ले करेंगे, यही सारा रोल प्ले करेंगे। इवन इवन एक कॉम्बिनेशन है जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपका शुक्र ड्यूअल साइन में हो, 3, 6, 9, 12 राशियों में हो और 11वें भाव के अंदर मल्टीपल प्लेनेट हो, एक से ज्यादा ग्रह बैठे हो, तभी भी मल्टीपल मैरिज हो जाती है।
उपचय हाउसेज में सेकंड लॉर्ड बैठा है, उसका तो कॉम्बिनेशन मैं अभी बताऊंगा, मगर ये भी है कि आपका शुक्र यदि 3, 6, 9, 12 राशियों के अंदर हो, 11वें भाव में मल्टीपल प्लेनेट हो, तभी भी आपकी मल्टीपल मैरिज योग है। यहाँ पे एक्चुअली मैं मेन फोकस सेकंड मैरिज पे कर रहा हूँ, इसलिए सेकंड मैरिज के कॉम्बिनेशन यहाँ पर बता रहा हूँ। तो नवांश में यदि फिफ्थ लॉर्ड ऑफ D9 चार्ट एंड नाइन्थ लॉर्ड ऑफ D9 चार्ट इज ऑल्सो गुड योगा, इनके बीच में कंजंक्शन हो जाए। फर्दर देखिए, प्लेसमेंट ऑफ सेकंड, सेवेंथ एंड ट्वेल्थ लॉर्ड, दूसरे भाव का स्वामी, सेवेंथ भाव का स्वामी, ट्वेल्थ भाव का स्वामी नवान चार्ट के उपचय हाउसेज में चला जाए। उपचय हाउसेज होते हैं 3, 6, 10, 11, मतलब सेकंड लॉर्ड यदि 3, 6, 10, 11 भाव में चला जाए, सेवेंथ लॉर्ड 3, 6, 10, 11 भाव में चला जाए, और आपका ट्वेल्थ लॉर्ड 3, 6, 10, 11 भाव में चला जाए, वो भी मैनी मैरिज देता है। इट ऑल्सो इंडिकेट रिच वाइफ, आपका स्पाउस भी रिच होगा यदि सेवंथ लॉर्ड को स्पेशली देख लिया जाए, वो 3, 6, 10, 11 में चला जाए तो रिच स्पाउस मिलता है। यहाँ पे दूसरा भाव आपके परिवार में एडिशन का है, सेवंथ भाव स्पाउस का है, ट्वेल्थ भाव बैड प्लेजर का है। तो इन सभी चीजों को यहाँ पर हम देखते हैं, इनमें से जो भी लॉर्ड उपचय हाउसेज में चला जाएगा वो उस चीज को बढ़ा देगा। तो सेकंड लॉर्ड उपचय हाउस में जाकर उसको बढ़ा रहा है, तभी भी सेकंड मैरिज कॉम्बिनेशन हो रहा है। सेवंथ लॉर्ड यदि इन उपचय हाउसेज में जाके आपके स्पाउस की गिनती को बढ़ाएगा, ऐसे ही ट्वेल्थ लॉर्ड बैड प्लेजर को इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब आपकी मल्टीपल मैरिज होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है planets in the second house of Navash chart indicate nature, look and physical appearance of your spouse। अब ये एडिशनल चीज होगी, ये सेकंड स्पाउस की बात कर रहा हूं। सेकंड हाउस ऑफ नवान चार्ट के अंदर जो भी प्लेनेट बैठा होगा, आपके जो सेकंड स्पाउस के करेक्टरिस्टिक उससे मिलते होंगे। फर्स्ट स्पाउस के करेक्टरिस्टिक्स के लिए हम सेवंथ हाउस को देखते हैं। तो प्लेनेट इन सेकंड हाउस में यदि कोई नहीं बैठा है तो आप सेकंड लॉर्ड को पिक कर लीजिए, तो आपका सेकंड जो स्पाउस है उसके करेक्टरिस्टिक आप जान जाएंगे। दशा फॉर सेकंड मैरिज, यहां पर देखिए, अब ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि हम किसकी दशा लें सेकंड मैरिज के लिए। तो ये जो मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और क्लासिक्स को मिक्स करके उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर मैं बता रहा हूँ। आपको लिखी लिखाई चीजों को आप ज्यादा इसमें बिलीव ना करें, क्योंकि वहां पर जब ये क्लासिक्स लिखे गए थे, सेकंड मैरिज ऐसे नहीं होती थी जैसे आज होती है। उस समय पर एक से ज्यादा मैरिज हुआ करती थी। पहली वाइफ अलाइव होते हुए भी दूसरी मैरिज कर लेते थे, तीसरी मैरिज कर लेते थे, चौथी मैरिज कर लेते थे। बहु विवाह वो थी आपका ट्रेडिशन थी उस समय पर। मगर करंटली ऐसा नहीं है। करंटली तो पहला आपका स्पाउस से सेपरेशन हुए बगैर आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते, इसलिए ये सेकंड मैरिज सेकंड हाउस से देखी जाती है। ओनली प्रेजेंस ऑफ सेकंड मैरिज योगा डजंट गारंटी यू ए रीमैरिज। यू विल नीड फेवरेबल टाइम पीरियड एंड दशा फॉर सेकंड मैरिज। ये आप सभी जानते हैं कि आपकी कुंडली में कोई प्रॉमिस है। प्रॉमिस का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो इवेंट आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा। यदि सुटेबल टाइम पर दशा और ट्रांजिट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो वो प्रॉमिस होते हुए भी वो इवेंट नहीं होगा। तो सही टाइम पर आपकी दशा होनी चाहिए। आप तो पहली बात तो यह है कि आपका फर्स्ट सेपरेशन जो हो रहा है वो राइट एज पर होना चाहिए। फर्स्ट सेपरेशन ही यदि आपका बहुत ओल्डर एज में हो रहा है तो सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। और दूसरा, आपकी अप्रोप्रिएट दशा भी आनी चाहिए। मैरिज इज पॉसिबल इन द दशा ऑफ सेकंड लॉर्ड और प्लेनेट प्लेस्ड इन सेकंड हाउस और प्लेनेट्स कंजक्ट विद सेकंड लॉर्ड, एज सेकंड हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस फॉर सेकंड मैरिज। दशा ऑफ द टाइम ऑफ द सेकंड लॉर्ड इज वेरी फेवरेबल फॉर सेकंड मैरिज। तो देखिए, ये एक मैं आपको दशा का कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि सेकंड मैरिज के केस में अब नाइन्थ की बजाय, नाइन्थ की में भी हो जाती है मैरिज समटाइम्स, मगर सेकंड लॉर्ड की दशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉर्ड या सेकंड हाउस से रिलेटेड प्लैनेट्स की दशाओं के अंदर सेकंड मैरिज होगी। इसमें एक और कॉम्बिनेशन है जो एक्सपीरियंस किया है उसके बेस पे बता रहा हूँ। इफ एनी प्लैनेट इज इन द स्टार और नक्षत्र ऑफ सेकंड लॉर्ड, सेकंड मैरिज इज ऑल्सो पॉसिबल इन द दशा ऑफ दैट प्लैनेट। सेकंड लॉर्ड जिसका नक्षत्र लॉर्ड है, ये केपी का कंसेप्ट है, मगर उसको यहां पर हम वैदिक में भी लेकर आ सकते हैं। सेकंड लॉर्ड जिसके भी नक्षत्र में है, इफ एनी प्लेनेट इज इन द स्टार और नक्षत्र ऑफ सेकंड लॉर्ड, मतलब सेकंड लॉर्ड जिसका भी नक्षत्र लॉर्ड है वो पर्टिकुलर प्लेनेट अपनी दशा में अपने नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देता है। इसलिए सेकंड लॉर्ड के नक्षत्र में जो भी प्लेनेट है उसकी दशा और अंतरदशाओं में भी मैरिज पॉसिबल है। सेकंड दशा ऑफ राहु और सन और मार्स इज गुड फॉर सेकंड मैरिज। योर चार्ट हैज योगा फॉर सेकंड मैरिज, यू कैन हैव रीमैरिज ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये भी एक्सपीरियंस किया गया है कि राहु तो सबसे ज्यादा सेकंड मैरिज के लिए एलिजिबल होता है।
दूसरी मैरिज आप देखोगे राहु को किसी न किसी स्टेज पर जरूर उन दशाओं के अंदर होगा। सूर्य और मार्स की दशाओं में भी मैरिज हो जाती है। अब ये लॉजिकली एक्सप्लेन करना लिटिल बिट डिफिकल्ट है, मगर उसका रीजन ये है कि राहु आपको क्या करता है, इल्यूजन देता है। पहली मैरिज से आप हट गए तो दूसरी मैरिज में आपका करने के लिए जो माइंड मेकअप करने में राहु का बहुत बड़ा रोल होगा। मार्स इसलिए लिया गया है कि मार्स का जो रोल होता है आपके अंदर एक अग्रेशन क्रिएट करता है, किसी भी चीज के लिए आपके अंदर इंटेंसिटी क्रिएट करता है, इसलिए भी यहाँ पर मार्स का रोल होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दशा फॉर सेकंड मैरिज फर्दर। दशा ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। राहु सन और मार्स की दशा गुड होती है सेकंड मैरिज के लिए। यदि आपकी कुंडली के अंदर योग बन रहे हैं और ये दशा आ जाती है तो आपकी सेकंड मैरिज पॉसिबल है। टाइम पीरियड और दशा ऑफ सेकंड लॉर्ड ऑफ नवांश चार्ट और प्लेनेट प्लेस्ड इन द सेकंड हाउस और नवांश चार्ट इज सुटेबल फॉर सेकंड मैरिज। तो D1 चार्ट में जो चीज एप्लीकेबल है कि आपका सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस के अंदर जो प्लेनेट बैठा है, सेकंड लॉर्ड के साथ जो प्लेनेट कंजक्टेड है, उनकी दशा में मैरिज होना पॉसिबल है। इसी तरीके के नवांश में जो सेकंड हाउस में जो प्लेनेट बैठा हुआ है, उसकी लॉर्ड सेकंड लॉर्ड की दशा के अंदर सेकंड लॉर्ड से जो प्लेनेट एसोसिएटेड है, उनकी दशा में भी मैरिज हो सकती है। वीनस राहु और राहु वीनस पीरियड इज ऑल्सो सुटेबल फॉर सेकंड मैरिज। ये फर्स्ट मैरिज के लिए भी सुटेबल है और सेकंड मैरिज के लिए भी सुटेबल है। तो मैक्सिमम केसेस में यदि आपका वीनस और राहु का कुछ भी कॉम्बिनेशन बन रहा है दशा और अंतर दशाओं में, तो उस समय पर सेकंड मैरिज होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। हाउ विल बी सेकंड मैरिज, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि आपकी दूसरी शादी कैसी होगी। तो आफ्टर ए फेल्ड रिलेशनशिप व्हेन वी गो फॉर ए सेकंड मैरिज वी एक्सपेक्ट इट टू बी ए पीसफुल एंड हैप्पी वन। तभी हर इंसान इस डाउट में रहता है कि मैं दूसरी शादी करूं या नहीं करूं, या मेरी मैरिज कैसी जाएगी। तो हमारे पास जो लोग आते हैं वो प्रश्न पूछते हैं कब होगी, कैसी होगी और कैसी रहेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, क्योंकि पहली मैरिज का बैड एक्सपीरियंस के बाद वो लोग आते हैं तो सेकंड मैरिज कैसे रहेगी। द प्लेनेटरी प्लेसमेंट इन योर होरोस्कोप कैन इंडिकेट इफ योर सेकंड मैरिज विल बी हैप्पी और नॉट। अब क्या कॉम्बिनेशन आपको देख रहे हैं। The second house of your Rashi chart or Divan chart should be free from any malefic planets. ये बैड कॉम्बी बहुत खराब कॉम्बिनेशन है यदि सेकंड हाउस में मेलिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है। इवन उपपत लगने से दूसरे भाव में भी मेलिफिक बैठा हो तो वो मैरिज के लिए बहुत खराब होता है, परिवार के लिए खराब होता है। तो यदि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में कोई भी मेलिफिक प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है तो आपकी सेकंड मैरिज अच्छी जाएगी। So the second house of your Rashi chart or Divan chart should be free from any malefic planets. So the second house should not be occupied by planets like Rahu or Mars or Ketu etc. for happy second marriage. तो मार्स, राहु और केतु एटसेट्रा ये मेलिफिक प्लेनेट सेकंड हाउस के अंदर नहीं बैठे होने चाहिए। यदि वहां पर होंगे तो वो आपकी सेकंड मैरिज को स्पॉइल करेंगे। If your second house is occupied by beneficial planets like Venus, Jupiter, Mercury, etc., it indicate a good second marriage. यदि वहां पर बैठे भी नहीं है और सेकंड हाउस को एस्पेक्ट भी ये कर रहे हैं, तभी भी सेकंड मैरिज आपकी अच्छी जा सकती है। The second lord should not be debilitated or combust or afflicted by any malefic planet. If your second lord is in own sign or exalted or in friendly sign with beneficial planets like Jupiter, your second marriage will be स्टेबल एंड हैप्पी। तो अल्टीमेटली आपको सेकंड हाउस को देखना है। देखिए अंडरस्टैंडिंग इज वेरी सिंपल कि दूसरे भाव पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस, सेकंड लॉर्ड पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो सेकंड मैरिज को स्पॉइल करेगा। दूसरे भाव पर यदि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, सेकंड लॉर्ड पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, तो आपकी मैरिज बहुत अच्छी जाने वाली है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं। द नाइन्थ हाउस एंड नाइन्थ लॉर्ड शुड बी वेल प्लेस्ड इन योर होरोस्कोप। ए वेल प्लेस्ड नाइन्थ लॉर्ड इज गुड फॉर सेकंड मैरिज। ये नाइन्थ हाउस का जो इन्वॉल्वमेंट आ गया, दूसरा जो स्पाउस आपके साथ आएगा, तो आपका नाइन्थ हाउस और नाइन्थ लॉर्ड की कंडीशन भी बेटर होनी चाहिए। फर्दर यही चीज अब हम नवांश में भी देखेंगे। द सेकंड हाउस ऑफ नवांश शुड बी फ्री फ्रॉम एनी मेलिफिक प्लेनेट। ओनली केतु इन सेकंड हाउस ऑफ नवांश इज नॉट बैड फॉर सेकंड मैरिज। यदि नवांश के सेकंड हाउस के अंदर यदि केतु बैठा हुआ है तो उतना खराब नहीं होगा। केतु केवल क्या क्रिएट करेगा कि आपके अंदर एक दूसरे के लिए इंटेंस रिलेशन नहीं होगा आप दोनों का, मगर आपके बीच में सेपरेशन की कंडीशन को भी नहीं आने देगा यदि केतु सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो नवांश की बात कर रहा हूं। D1 में यदि सेकंड हाउस के अंदर केतु बैठा हुआ है तो वो उतना बेटर नहीं है, वो आपकी सेकंड मैरिज में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा।
जनरली सेकंड हाउस के अंदर यदि केतु बैठा हुआ है, तो आपका स्पाउस और आपकी जब मैरिज होगी तो वो मिसमैच होगी। एक की एज बहुत ज्यादा होगी, एक की एज कम होगी, इस तरीके का मिसमैच होगा। फिजिकल मिसमैच भी हो सकता है, ध्यान रखना है। फर्दर, सेकंड लॉर्ड ऑफ द नवांश, second lord of the Novan should not be debilited or weak in D9 और D1 chart for a harmonious second marriage। तो D9 का जो सेकंड लॉर्ड है उसे आप देख लीजिएगा, वो D1 में भी आपका डेबिलिटेड नहीं होना चाहिए और D9 में भी नहीं होना चाहिए। द सेकंड लॉर्ड ऑफ D1 चार्ट शुड नॉट बी एफ्लिक्टेड और डेबिलिटेड इन नवांश, उल्टा भी नहीं होना चाहिए। जो D1 का सेकंड लॉर्ड है, आप देखिए नवांश में जाकर वो किसी तरीके से पीड़ित तो नहीं है। यदि पीड़ित है तब आपकी सेकंड मैरिज के अंदर प्रॉब्लम आएंगी। Beneficial aspect of Jupiter on second house and second lord of D1 chart and D9 chart is good for the stability and peace of the second marriage। तो इन दिस वे हम सेकंड मैरिज से रिलेटेड सभी प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम सेकंड मैरिज के लिए किस भाव को देखते हैं। उसका रीजन मैंने आपको बताया है। नाइन्थ हाउस को देखना हो, वो तब देखा जाता है जब पर्सन दूसरी मैरिज पहली के होते हुए भी कर रहा है, मगर वो पहली से सेपरेशन हो गया, पहली से बिल्कुल अलग हो गए, किसी तरीके का लिंक नहीं है, तब आपको सेकंड मैरिज देखनी है तो वो सेकंड हाउस से देखनी है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और आपको सेकंड मैरिज से रिलेटेड सभी प्रश्नों का यहाँ पर मैंने आंसर करने की कोशिश की है। इसमें एक लास्ट वाला प्रश्न रह जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिट, क्योंकि बगैर ट्रांजिट के भी कोई इवेंट हो नहीं सकता। तो ट्रांजिट का सेम ही कंसेप्ट होगा कि आपके सेकंड हाउस को उस टाइम पर जुपिटर सैटर्न डबल ट्रांजिट की कंडीशन से सेटिस्फाई करें। सेकंड लॉर्ड भी यदि सेकंड हाउस को ट्रांजिट में इंफ्लुएंस करेगा तभी भी मैरिज हो सकती है। जुपिटर एंड सैटर्न डबल ट्रांजिट में यदि आपको लगने को भी इंफ्लुएंस कर दें उस समय पर, सेकंड मैरिज आपकी तभी भी पॉसिबल है। तो इन ट्रांजिट वाली कंडीशंस को आप लगा सकते हैं और सेकंड मैरिज का आप टाइम निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको सेकंड मैरिज से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।